गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। देखिए हमारा चैप्टर चल रहा था कैपिटल बजटिंग, ठीक है। और हमारा टॉपिक था एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड, ठीक है। तो एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड के बारे में हमने थोड़ा बहुत पढ़ा था कि एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड को अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न मेथड, ठीक है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, अनएडजस्टेड रेट ऑफ रिटर्न मेथड के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अब यदि हम बात करें एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड की, तो एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड की कैलकुलेशन दो तरह से की जाती है, ठीक है। फर्स्ट कैलकुलेशन की जाती है एवरेज रेट ऑफ रिटर्न ऑन इनिशियल इन्वेस्टमेंट। सेकंड कैलकुलेशन है एवरेज रेट ऑफ रिटर्न ऑन एवरेज इन्वेस्टमेंट, ठीक है, यानी औसत प्रत्यय ऐसे लिख लो। प्रारंभिक विनियोग पर आधारित प्रत्यय दर, औसत विनियोग पर आधारित प्रत्यय दर, ठीक है। एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड का जो शॉर्ट फॉर्म होता है वो होता है ARR, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड की शॉर्ट फॉर्म क्या होती है? ARR, ठीक है। तो देखिए जब प्रारंभिक विनियोग पर आधारित प्रत्यय दर होती है तो फॉर्मूला क्या होगा ARR का? एवरेज एनुअल इनकम आफ्टर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन। तो देखिए एवरेज रेट ऑफ रिटर्न कैसे कैलकुलेट होगी? एवरेज एनुअल इनकम आफ्टर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन अपॉन इनिशियल इन्वेस्टमेंट, ठीक है। यदि हम
एवरेज इन्वेस्टमेंट की बात करें तो फॉर्मूला क्या होगा, ARR बराबर एवरेज एनुअल इनकम आफ्टर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन अपॉन एवरेज इन्वेस्टमेंट। ठीक है, फर्स्ट फॉर्मूले में हमने किसका यूज़ किया, फर्स्ट फॉर्मूले में हमने यूज़ किया इनिशियल इन्वेस्टमेंट का, जबकि सेकंड फॉर्मूले में हमने यूज़ किया एवरेज इन्वेस्टमेंट का। ठीक है, यानी देखिए जब हमने पेबैक पीरियड मेथड का यूज़ किया था तो पेबैक पीरियड मेथड में हम जो कैश इनफ्लो ले रहे थे, जो इनकम ले रहे थे, वो आफ्टर टैक्स बिफोर डेप्रिसिएशन की ले रहे थे। जबकि हम बात करें ARR मेथड की, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड की, तो एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड में हम जो कैश इनफ्लो ले रहे हैं, जो इनकम ले रहे हैं, वो किसकी ले रहे हैं, आफ्टर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन की हम इनकम ले रहे हैं। ठीक है, तो हमें इसमें एक बात तो क्या ध्यान रखनी है, हमें एक बात तो ये ध्यान रखनी है कि जो कैश इनफ्लो लेना है एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड में, वो कैसा लेना है, आफ्टर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन का लेना है। एक हमें ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में हमें एवरेज रेट ऑफ रिटर्न किसके आधार पर कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है, क्या हमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट के आधार पर कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है, तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइड कर देंगे। यदि हमें एवरेज इन्वेस्टमेंट से कैलकुलेट करने के लिए कहा जाएगा तो हम एवरेज इन्वेस्टमेंट से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए, अब हमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है और एवरेज इन्वेस्टमेंट, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो एवरेज इन्वेस्टमेंट है उस एवरेज इन्वेस्टमेंट की कैलकुलेशन किस तरीके से की जाती है। ठीक है, और इसके साथ ही हम ये भी देखेंगे कि जो डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन किस तरीके से की जाती है। तो देखिए, एवरेज इन्वेस्टमेंट, ठीक है, यानी औसत विनियोग। औसत विनियोग की कैलकुलेशन कैसे की जाएगी, इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्लस स्क्रैप वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू सैलवेज वैल्यू सेम है। ठीक है, डिवाइड कर देंगे 2 से, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं, एवरेज निकाल रहे हैं। और यदि क्वेश्चन में एडिशनल वर्किंग कैपिटल गिवन हो, एडिशनल वर्किंग कैपिटल, तो उसको भी क्या कर देंगे हम, उसको भी हम ऐड कर देंगे। ठीक है, अब हमें कैलकुलेशन करनी है डेप्रीशिएशन की। ठीक है, अब डेप्रीशिएशन की कैलकुलेशन कैसे होगी, देखिए, इनिशियल इन्वेस्टमेंट माइनस स्क्रैप वैल्यू या सैलवेज वैल्यू सेम है अपॉन
लाइफ, ठीक है, यानी जो प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट की लाइफ क्या है, ठीक है, तो उस प्रोजेक्ट की लाइफ को किससे डिवाइड कर देंगे, ठीक है, प्रोजेक्ट की जो लाइफ है, समय अवधि है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट माइनस स्क्रैप वैल्यू की जो वैल्यू आएगी उसको किससे डिवाइड कर देंगे, जो मशीन है उस मशीन की जो जीवन काल है उस मशीन का, उस मशीन की कितनी समय अवधि है, तो उससे क्या कर देंगे हम, डिवाइड कर देंगे। तो इस तरह से एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड से रिलेटेड हमारे जो फॉर्मूले थे वो कंप्लीट होते हैं, ठीक है। अब देखिए इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन करेंगे। तो आप फटाफट क्वेश्चन लिख लेना। आपको प्रोजेक्ट गिवन है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट गिवन है, ठीक है, और आपको नेट इनकम आफ्टर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन गिवन है फर्स्ट ईयर। तो देखिए प्रोजेक्ट है आपका ए प्रोजेक्ट की इनिशियल इन्वेस्टमेंट है 20,000 और फर्स्ट ईयर का जो है वो है 20,000। बी प्रोजेक्ट की इनिशियल इन्वेस्टमेंट 20,000, सी प्रोजेक्ट की 20,000, डी प्रोजेक्ट की 20,000, ठीक है। ए प्रोजेक्ट का जो कैश इनफ्लो है वो फर्स्ट ईयर में है 20,000, ठीक है। बी प्रोजेक्ट का कैश इनफ्लो फर्स्ट ईयर में है 15,000, सी प्रोजेक्ट का है 20,000 और 10,000, ये सेकेंड ईयर। तो 5,000 ये लिख लेना आप साथ साथ में, 10,000, 6,000 और 15,000। थर्ड ईयर का है 2,000, 8,000, 4,000 और 15,000। और फोर्थ ईयर का है 2, 8, 4, 10। ठीक है, और आपको क्या करना है, आपको एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड का यूज़ करके, ठीक है, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड का यूज़ करके आपको ये बताना है कि कौन से प्रोजेक्ट का सिलेक्शन कंपनी को करना चाहिए, ठीक है। तो अब देखिए हमें जो
कैश इनफ्लो गिवन है वो कैसे है, नेट इनकम आफ्टर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन, ये आफ्टर टैक्स एंड बिफोर डेप्रिसिएशन है, ठीक है। क्या है, आफ्टर टैक्स एंड बिफोर डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले कैश इनफ्लो कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैश इनफ्लो, आफ्टर टैक्स एंड आफ्टर डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो देखिए कैलकुलेशन ऑफ एवरेज एनुअल कैश इनफ्लो, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक फॉर्मेट तैयार करना है जैसा हम हर बार करते हैं। तो यहाँ आ जाएगा पर्टिकुलर, ठीक है। ये फर्स्ट ईयर, ये सेकंड ईयर, ये थर्ड ईयर और ये आ जाएगा फोर्थ ईयर, ठीक है। तो पर्टिकुलर में देखिए जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपको गिवन है, ठीक है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी गिवन है, ठीक है। यहाँ पर आप पहले ये लिख लीजिएगा प्रोजेक्ट ए, बी, सी और डी, ठीक है, ठीक है। प्रोजेक्ट ए, बी, सी और डी, और इधर आप अमाउंट, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देख लेते हैं इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी है। तो ये देखिए इनिशियल इन्वेस्टमेंट, इनिशियल इन्वेस्टमेंट सभी प्रोजेक्ट की 20,000 है, और इधर भी कितनी है, 20,000, ठीक है। ये तो बहुत इजी है। अब हमें क्या करना है, जो हमारे पास कैश इनफ्लो है, अब कैश इनफ्लो कैसे है हमारे पास, टैक्स तो लेस है लेकिन डेप्रिसिएशन लेस नहीं है, ठीक है। तो हम ले लेंगे टोटल नेट इनकम बिफोर डेप्रिसिएशन, क्या ले लेंगे, टोटल नेट इनकम बिफोर डेप्रिसिएशन, ठीक है। हमें कितने साल दिए हुए हैं, 4 साल दिए हुए हैं। तो हम ए प्रोजेक्ट का 4 साल का क्या कर लेंगे, टोटल कर लेंगे, ठीक है। 20, 25, 26, 27, 28 और 29। तो फर्स्ट ईयर का जो ए प्रोजेक्ट में, ठीक है, ए प्रोजेक्ट का जो 4 सालों का जो टोटल है वो कितना हो जाएगा, 29,000। तो यहाँ आ जाएगा 29,000, ठीक है। इसी तरह बी प्रोजेक्ट का टोटल कर लेंगे 41,000, 15,000, 10,000, 8,000, 8,000 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 41,000, ठीक है। इसी तरह सी प्रोजेक्ट का टोटल कर लेंगे 34,000, आ जाएगा 50,000। क्या ये किस चीज़ के टोटल हैं, देखिए जो हमारे पास कैश इनफ्लो है वो आफ्टर टैक्स तो है लेकिन बिफोर डेप्रिसिएशन है। और जब हम ARR मेथड का यूज़ करते हैं, ठीक है, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड का यूज़ करते हैं, तो उसमें हमें कैसे कैश इनफ्लो लेने हैं, उसमें हमें आफ्टर टैक्स एंड आफ्टर डेप्रिसिएशन लेने हैं। तो ये जो कैश इनफ्लो है ये हमारे पास बिफोर डेप्रिसिएशन के हैं, और हमने कितने ईयर के लिए हैं, ये टोटल 4 ईयर के लिए हैं। तो ए प्रोजेक्ट का टोटल कर लेंगे 4 सालों का 29,000, बी प्रोजेक्ट का टोटल कर लेंगे 41, सी प्रोजेक्ट का 4 सालों का टोटल कर लेंगे कितना आ जाएगा 34, और डी प्रोजेक्ट का टोटल कर लेंगे तो 50,000, ठीक है। 10, 15, 15, 30, 10, 40 और 1, 50, ठीक है। अब इसमें से लेस क्या करना है हमें,
अब इसमें से लेस हम कर देंगे डेप्रिसिएशन। क्या लेस कर देंगे? डेप्रिसिएशन। तो देखिए अब डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे। इनिशियल इन्वेस्टमेंट तो है हमारे पास, ठीक है, लेकिन ना ही तो हमारे पास स्क्रैप वैल्यू है, ना ही जो इन्वेस्टमेंट है हमारे पास में उसकी कोई लाइफ दी हुई है। तो जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट होगा वही क्या हो जाएगा? डेप्रिसिएशन। 20,000 20,000 20,000 और 20,000, ठीक है। तो इस तरह से नेट इनकम आफ्टर टैक्स आ जाएगी हमारे पास में। और हमें लेना क्या था? नेट इनकम आफ्टर टैक्स एंड आफ्टर डेप्रिसिएशन। अब जो हमारे पास अमाउंट आएगी वो कैसी आ जाएगी? नेट इनकम आफ्टर टैक्स, क्योंकि आफ्टर टैक्स तो है ही पहले से, एंड डेप्रिसिएशन। ए प्रोजेक्ट की आ जाएगी 9,000, बी प्रोजेक्ट की आ जाएगी 21,000, सी प्रोजेक्ट की आ जाएगी 14,000 और डी प्रोजेक्ट की आ जाएगी 30,000, ठीक है। यानी हमें जो कैश इनफ्लो चाहिए था, ठीक है, वो कैश इनफ्लो हमारे पास आ चुका है, ठीक है। अब हम क्या कर लेंगे? ठीक है, वो कैश इनफ्लो हमारे पास आ गया है। अब हम क्या करेंगे? देखिए, अब हम फॉर्मूले का यूज़ करेंगे और फॉर्मूला क्या है? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन अपॉन इनिशियल इन्वेस्टमेंट, ठीक है। ठीक है, अब हम किसका यूज़ करेंगे? अब हम फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए जो फॉर्मूला होगा, फॉर्मूला क्या होता है हमारा? अब हम किसका यूज़ करेंगे? अब हम ARR जो फॉर्मूला है उसका यूज़ करेंगे, एवरेज इनकम आफ्टर टैक्स एंड बिफोर डेप्रिसिएशन, सॉरी आफ्टर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन, और डिवाइड किससे कर देंगे? इनिशियल इन्वेस्टमेंट से, ठीक है। तो अब देखिए हमारे पास जो ये कैश इनफ्लो आया है ये एवरेज नहीं है। अब हमें क्या करना पड़ेगा? प्रोजेक्ट A, B, C और D, ठीक है, तीनों का हमें एवरेज इनकम कैलकुलेट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो देखिए प्रोजेक्ट A की क्या कैलकुलेट करनी है हमें? एवरेज इनकम, ठीक है। तो प्रोजेक्ट A की जो एवरेज इनकम आफ्टर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन है 9,000 है, ठीक है, और ईयर कितना है? 4 है, ठीक है। इसी तरह प्रोजेक्ट B की कर लेंगे, कितनी है? 21,000 है और ईयर कितना है? 4। इसी तरह प्रोजेक्ट C की 14,000 डिवाइड कर देंगे 4 से, 30,000 डिवाइड कर देंगे 4 से, ठीक है। तो देखिए 9,000 डिवाइडेड बाई 4 करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 2,250,
2250, 5250। और सी प्रोजेक्ट की जो वैल्यू है, सी प्रोजेक्ट की वैल्यू आ जाएगी 3500 और डी प्रोजेक्ट की आ जाएगी 7500। अब हमें क्या करना है, अब हमें ए प्रोजेक्ट, बी प्रोजेक्ट, सी प्रोजेक्ट और डी प्रोजेक्ट तीनों की हमें क्या करनी है, ARR कैलकुलेट करनी है। तो देखिए ARR यदि हम करें प्रोजेक्ट ए की, तो प्रोजेक्ट ए का एवरेज इनकम आफ्टर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन कितना है, 2250 और डिवाइड किससे कर देंगे, इनिशियल इन्वेस्टमेंट यानी 20,000 से। इसी तरह प्रोजेक्ट बी 5250 डिवाइड कर देंगे 20,000 से। प्रोजेक्ट सी 3500 डिवाइड कर देंगे 20,000 से। डी 7500 डिवाइड कर देंगे 20,000। ठीक है। ए प्रोजेक्ट की जो एवरेज रेट आएगी, रिटर्न रेट आएगी 11.25 और इंटू कर देंगे हम 100 से, तो यहाँ 100 से इंटू कर लेना है ना सबको। ठीक है। बी प्रोजेक्ट की जो आएगी वो आएगी 26.25, 26.25%। सी प्रोजेक्ट की आ जाएगी 17.5% और 37.5%। यानी ARR जो है ए प्रोजेक्ट की है 11.25%, बी प्रोजेक्ट की है 26.25%, सी प्रोजेक्ट की है 17.5% और डी प्रोजेक्ट की है 37.5%। ठीक है। तो अब इसमें से देखिए जो सबसे ज़्यादा रिटर्न रेट जिस प्रोजेक्ट की होगी उसी प्रोजेक्ट को एक संस्था के द्वारा एक्सेप्ट किया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे ज़्यादा रिटर्न रेट डी प्रोजेक्ट की है, तो संस्था के द्वारा तीनों प्रोजेक्ट में से डी प्रोजेक्ट को सेलेक्ट किया जाएगा। ठीक है। एक बार नोट डाउन कर लीजिए, फिर एक बार दोबारा से रिपीट करा देती हूँ मैं। देखिए क्वेश्चन आपको किसी भी रूप में वो दे सकता है। ठीक है। यहाँ पे यदि वो हमें नेट इनकम आफ्टर टैक्स एंड आफ्टर डेप्रिसिएशन दे देता तो हमें इतनी ज़्यादा कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं होती। हम क्या करते, केवल टोटल करते, एवरेज निकालते, इनिशियल इन्वेस्टमेंट से डिवाइड कर देते। ठीक है। इसको हम एवरेज इन्वेस्टमेंट से भी कर सकते हैं। एवरेज जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट से डिवाइड किया है ना हमने, उसको हम एवरेज इन्वेस्टमेंट से डिवाइड कर सकते हैं। अब एवरेज का फॉर्मूला क्या था, एवरेज इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या था, एवरेज इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला था इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्लस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पर आप एवरेज इन्वेस्टमेंट से भी कर सकते हैं। अब देखिए इनिशियल इन्वेस्टमेंट तो है हमारे पास, लेकिन स्क्रैप वैल्यू नहीं है, तो आप एवरेज इन्वेस्टमेंट कैसे कैलकुलेट हो जाएगी, 20,000 को 2 से डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 10,000 आ जाएगा। तो ये मैंने इनिशियल इन्वेस्टमेंट से कैलकुलेट किया है। आप इसे एवरेज इन्वेस्टमेंट से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। आप इसे एवरेज इन्वेस्टमेंट से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। और देखिए जब क्वेश्चन में कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं हो कि आपको इनिशियल इन्वेस्टमेंट से कैलकुलेट करना है या एवरेज इन्वेस्टमेंट से, जब कोई भी इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं हो तो आपको हमेशा एवरेज इन्वेस्टमेंट से रेट ऑफ रिटर्न को कैलकुलेट करना है, आपको इनिशियल इन्वेस्टमेंट से नहीं करना। यदि क्वेश्चन में ये मेंशन किया गया है कि एवरेज रेट ऑफ रिटर्न
इनिशियल इन्वेस्टमेंट के आधार पर, इनिशियल इन्वेस्टमेंट के बेस पर कैलकुलेट कीजिए, तो ही आपको इनिशियल इन्वेस्टमेंट के बेस पर कैलकुलेट करना है, अन्यथा आपको एवरेज इन्वेस्टमेंट के बेस पर कैलकुलेट करना है।